हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी तक जो हम एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे थे उसमें हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हो सकता है ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। आज इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे, 2 टॉपिक बचे हैं, उनको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इस चैप्टर के अब तक 4 पार्ट अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने ये चारों पार्ट नहीं देखे हैं, जो अभी ये वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, पहले वो पहले वाले पार्ट देखें और उसके साथ ही ये इसको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। दूसरा ये कि इसके चैप्टर को जो क्वेश्चन आंसर है मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपको। जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपना, तो वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। मैंने इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड किए हुए हैं। दूसरा, इसके जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन भी अपलोड किए हुए हैं और इम्पोर्टेंट कुछ जो भी पॉइंट्स हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज़ होते हैं या और भी इससे रिलेटेड कोई चैप्टर से इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें होगा, जो डाटा होगा, मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो अभी हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी का जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो सार्वजनिक सुविधाएं पढ़ी थी, हमने यहीं पे ख़त्म किया था। तो जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं वो डेवलपमेंट से कैसे कनेक्टेड हैं, इनका क्या रोल है इसमें, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। तो हमने देखा था कि जो कुछ चीज़ें होती हैं वो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, कि मतलब हर चीज़ हम पैसे से खरीद लें। जैसे मान लो हेल्थ है, हेल्थ को क्या आप पैसों से खरीद सकते हो? हर चीज़ मतलब ये कह सकते हैं हम कि पैसों से नहीं खरीदी जाती। तो कुछ जो हमें सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं वो हमें मिलके ही अचीव करनी होती हैं, जैसे महामारियों से लड़ना या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा हम कल कवर कर चुके थे। अब इसके बाद जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी है मानव विकास रिपोर्ट। लेकिन इसके साथ में ही एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा, जो एक्टिविटी है बीएमआई देखने की। बीएमआई क्या होता है कि ये देखना कि जो हमारा बॉडी है उसका द्रव्यमान सूचकांक देखना, हमारा जो वैज्ञानिक तरीके से एक वो है मापने का, जो कि हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो हमारा वेट है या वेट वो कम है या ज़्यादा है, तो ये हम एक एक्टिविटी के थ्रू पता कर सकते हैं। आप लोग भी अपने वेट के अकॉर्डिंग, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना वेट पता कर सकते हैं कि आप मतलब जो अल्प पोषित हो या फिर आप नॉर्मल हो या फिर आप अति भारित हो, तो मतलब बहुत ज़्यादा वेट है आपका, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, तो ये आप खुद से भी अपना पता कर सकते हैं। तो आज ज़रूर अपना पता करके आप अपना देखिए कि आपका बीएमआई नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है। तो ज़रूर सारे बच्चे अपना बीएमआई निकालें, आप खुद से निकाल सकते हैं। देखो ये एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीका दे रखा है यहाँ पे बीएमआई निकालने का। तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप अपना जितना भी आपका वेट है वो आप किलोग्राम में लेके, केजी में लेके, और उसको आप डिवाइड करोगे हाइट से। हाइट आप लोगे, हम ज़्यादातर जो हाइट नापते हो किस में नापते हैं? फिट में। लेकिन फिट में ना लेके और आप कैसे लोगे, उसको लोगे आप सेंटीमीटर में, और अपनी हाइट लेके सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर आपकी हाइट है उसको आप डिवाइड कर दोगे आपके वेट से। तो आपका जितना भी बीएमआई आता है, आप ये पूछोगे कि भाई कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बीएमआई नॉर्मल है या कम है या ज़्यादा है? तो उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है 18.2 कुछ ऐसे दे रखा। अगर 18 से अबव आपका जो बीएमआई है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर 18 से नीचे आपका बीएमआई आ रहा है तो वो क्या है, आप उसमें आ रहे हो, अल्प पोषित में आ रहे हो, कि आपके जो हाइट के अकॉर्डिंग जो आपका बॉडी का वेट है वो कम है। अगर 18 है तो नॉर्मल है। दूसरी तरफ जो अगर आपका 18 से 25 अबव जाता है, 25 रहता है तो ठीक है, अगर 25 से अबव ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो क्या है, ज़्यादा है। तो यही सारा कुछ इस एक्टिविटी में दिखाया गया है। हालांकि मैं जो था वो मैंने बता दिया, लेकिन एक बार फिर भी हम इसको रीड कर लेते हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं, एक तरीका है जिसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, बीएमआई कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है, मतलब इसको जो पता लगाना क्या है, इजी है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार मतलब वेट,
और ऊंचाई ज्ञात करें कि उसकी हाइट ज्ञात करें, जिससे प्रत्येक बच्चे का क्या है भार के किलोग्राम में लेके आप हम क्या करेंगे, बच्चों का जो भार है वो किस में लेंगे, केजी में लेंगे, किलोग्राम में लेंगे। फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर एक स्केल बना दिया और उस स्केल से सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करेंगे हम और सेंटीमीटर में नापी हुई ऊंचाई का सही माप लेंगे। फिर किलोग्राम में व्यक्त भार को जो ऊंचाई के वर्ग से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आपको जो भी अंक प्राप्त होते हैं वही क्या है, आपका BMI है, कि मतलब जो भी आपको डाटा मिलेगा या जो भी अंक मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, BMI। एक आपको टेबल भी दे रखी है इस किताब के 92 जो 91 है उस पे दे रखा है, आयु के अनुसार मतलब जो एज के अकॉर्डिंग BMI कितना होना चाहिए। तो वो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग चेंज रहता है, मतलब कम या ज़्यादा रहता है। तो आप वहाँ जाके जो इसकी इंडेक्स देख सकते हैं। विद्यार्थियों की BMI सामान्य रूप से कम या सामान्य से अधिक हो सकती है, कि जो स्टूडेंट होते हैं, छोटे होते हैं, उनकी मतलब सामान्य से या तो कम हो सकती है या अधिक हो सकती है। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2SD से 2SD के मतलब के बीच में है तो उसे सामान्य कहा जाएगा, और यदि 2SD से अधिक और 2SD से न्यून भारित है तो उसे हम क्या कहेंगे, अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है, कि उसे और अतिरिक्त पोषण की नीड है। उदाहरण के लिए यदि ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जिसका एज ग्रुप क्या है 14 से 8 माह है, उस विद्यार्थी की जो BMI है वो 15.2 है। देखो डाटा पे मत जाना, आप सोचोगे कि मैम ने तो बोला कि 18.2 और यहाँ 15 दे रखा है। मैंने कहा डाटा चेंज होता रहता है, बुकों में बदलता रहता है, लेकिन जो मैंने डाटा दिया है वो अपडेटेड डाटा है, वो 18.2 है। और जो इधर अगर इससे कम होता है तो आप अल्पोषित में आते हो। और इसी भांति यदि एक विद्यार्थी जिसकी BMI 28, यहाँ आप देखोगे मैंने तो उधर 25 बोला और मैम आप बोल रही, यहाँ लिखा हुआ है 28, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये डाटा चेंज होते रहते हैं, ये तो क्राइटेरिया बदलते रहते हैं। और आयु जिसकी क्या है 15 से 6 माह है तो उसको न्यून भारित कहेंगे। विद्यार्थियों के जीवन की परिस्थितियां, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों को बिना किसी को लक्षित किए, मतलब हम जो स्टूडेंट होते हैं उनकी आदतें होती हैं, जैसे उनके क्या खा रहे हैं वगैरह वगैरह, उसके ऊपर क्या होता है कि आदतें की वजह से उनको हम ऐसे इंसल्ट ना करके कि तुम तो ये खाते हो इस वजह से ये हाल है तुम्हारा, ये वो ना करके हम उनको बता सकते हैं कि आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट लूज़ है या आप वेट गेन कर रहे हो, मतलब वेट बढ़ा रहे हो या कम हुए, तो हम उनको बता सकते हैं कि आप अपने खाने में और चीज़ें ऐड करके आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मानव विकास रिपोर्ट। अब जो आपका मानव विकास रिपोर्ट है वो कौन तैयार करता है या कौन तय करता है कि मानव विकास रिपोर्ट ये सब क्या है, मतलब कौन बताता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कितना है, क्या है, क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये जो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो डिसाइड करता है। और उससे क्या होगा कि जो मानव विकास रिपोर्ट है वो उन्होंने कुछ फैक्टर्स पे तय किए कि मानव का जो डेवलपमेंट है वो किन बेस पे देखा जा सकता है कि कहाँ का मानव है वो डेवलप्ड है, नहीं है, या डेवलपमेंट में आता है। तो एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, कि हमें ये चीज़ में समझ में आ जाए कि एक्चुअल में जो आय है, इनकम है, वो इम्पोर्टेंट है मानव विकास रिपोर्ट के लिए, कि मानव का डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए। लेकिन विकास के स्तर को मापने का ये सिर्फ अकेला ही एक मापदंड नहीं हो सकता, ये अपर्याप्त है। और भी ऐसे हमने मापदंड देखने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता चले कि कोई देश डेवलप्ड है या नहीं है। जैसे अभी हमने कुछ टाइम पहले जो टॉपिक कवर किया था उसमें देखा था हमने, जैसे कंपैरिजन देखा था, मैंने आपको एक इंडेक्स भी दिखाई थी जिसमें हमने देखा कि हरियाणा जो इनकम है उसमें आगे है और केरला है वो वहाँ बहुत सबसे कम इनकम है। लेकिन भी जब हम बाकी जो क्राइटेरिया में देखते हैं तो केरल सबसे टॉप पे है और जो हरियाणा है उससे डाउन में है। और जबकि देखा जाता है कि जो केरल है वो डेवलप्ड स्टेट में आता है, विकसित राज्यों में आता है। तो यहाँ जो मानव विकास रिपोर्ट है वो 3 एक्चुअल में मेन पॉइंट हैं जिन पे फोकस किया गया था, या हम कहें 3 लक्ष्य तैयार किए गए थे, उनके बेस पे ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। पहला है आपका जो हेल्थ है, दूसरा आपकी एजुकेशन है और तीसरा आपका प्रति व्यक्ति आय है।
कि जहाँ मतलब एजुकेशन अच्छी क्वालिटी की अच्छी एजुकेशन है, सबको प्रोवाइड हो रही है, वो डेवलप्ड कंट्री माना जाएगा। जहाँ हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं वो सभी को इजीली अवेलेबल हो पा रही हैं, सभी स्वस्थ हैं, तो वो देश डेवलप्ड कहलाएगा। और जहाँ प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा है वो भी कंट्री क्या है, डेवलप्ड कहलाएगा। तो इन तीनों क्राइटेरिया में कौन सा कंट्री आगे है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इनका सूचीकरण करेंगे कि कौन सा देश डेवलपमेंट में आता है, कौन सा अभी अंडर डेवलप्ड आएगा कि अभी विकास कर रहा है या विकासशील है। ये सारी चीज़ें हम इस क्राइटेरिया, इन 3 चीज़ों के बेस पे डिसाइड करते हैं। तो हम इन मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। कि देखो, अगर हम जैसे सूचियां बनाएं, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, फैसिलिटी हर चीज़ में अगर हम कंपैरिजन करें तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो हम ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनसे हम ये डिसाइड करें कि ये डेवलप्ड है या नहीं है। हम अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है, जैसे आपका स्वास्थ्य और एजुकेशन के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए थे। हमने जो केरल और हरियाणा की जो तुलना करी थी, या इन दोनों में कंपैरिजन जो किया था, हमने किस बेस पे किया था, इन्हीं बेसों पे किया था, स्वास्थ्य पे और एजुकेशन पे किया था। ऐसे ही सूचकों में है, पिछले लगभग 1 दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ये जो यूएनडीपी ही ये मानव विकास रिपोर्ट आपका तैयार करता है, देशों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की 2020 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबंध आंकड़े पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। ये एक इंडेक्स दे रखी है और ये डाटा कब का है बेटा, 2020 में ये रिपोर्ट दी गई है, मतलब 2019 के आंकड़ों के आधार पर है ये। इसमें दे रखा है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दे रखे हैं कि कौन सा देश टॉप पे है, कौन सा डाउन में है। जैसे श्रीलंका आप देखोगे, हमसे मतलब छोटा सा कंट्री है, पर आप वहाँ देख सकते हो प्रति व्यक्ति आय भी है हमसे ज़्यादा है। और वहाँ पर जन्म के समय जो संभावित आयु के बच्चे हैं वो मतलब कितने हैं, या विद्यार्थी जो औसत आयु है 25 वर्ष या उससे अधिक दिखा रखा है। विकास जो विश्व में मानव विकास सूचकांक का जो क्रमांक है वो भी दिखा रखा है कि वो किस लेवल पे हैं। हम देखेंगे हम उनसे बड़े हैं, हमारा जो बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी हम उनसे डाउन में हैं। तो ये एक रिपोर्ट तैयार करी गई थी 2020 में। ये संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे तैयार की गई थी, और उसी का एक डाटा दे रखा है। इसमें जो HDI का अर्थ है वो है मानव विकास सूचकांक। यहाँ जो दे रखा है वो क्या है, इसका मतलब मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक का क्रम जो कुल है वो 189 जो कंट्रीज़ हैं उनका है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाई गई है। तीसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। कि यहाँ डॉलर की बात चल रही है जब हम कंपैरिजन करते हैं। क्यों डॉलर में क्यों की जाती है? डॉलर में इसलिए की जाती है कि ज़्यादातर कंट्री में यही करेंसी फॉलो होती है, इसीलिए या डॉलर महंगा भी, तो इसी वजह से क्या है हम डॉलर में काउंटिंग करते हैं ताकि उसकी तुलना की जा सके। इस तरह के भी हो सकता है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकें। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है? कि मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है कि एक छोटा सा देश जो श्रीलंका है वो भारत के सामने बहुत छोटा है, फिर भी वो हर बात में हमारे देश से आगे है। हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है कि हम जब वर्ल्ड लिस्ट में खुद को देखते हैं तो बहुत नीचे पाते हैं। तालिका 1.6 यह दिखाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित में क्या है, पीछे हैं। हालांकि ये दोनों कंट्री इनकम में पीछे हैं हमसे, भारत से, लेकिन उनसे भी क्या है, हमसे पीछे नहीं है। कि उनके जो यहाँ पर आयु संभावित मतलब इतने से कम बच्चों में जो डेथ होने का जो क्राइटेरिया है वो कम है।
HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से नए घटक जोड़े गए हैं, लेकिन मानव विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। एक देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य, उनका कल्याण सबसे अधिक ज़रूरी है। कि लोगों की हेल्थ है, उनका जो कल्याण है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आप सोचते हैं कि मानव विकास को मापने के लिए कुछ और पहलुओं पर विचार करना चाहिए? कि मतलब जो 3 क्राइटेरिया हैं अभी वो तो हमने देख लिए, लेकिन क्या और भी पहलू होने चाहिए जिन उस क्राइटेरिया को हमें रखना चाहिए? अब है विकास की धारणीयता। धारणीयता मतलब क्या होता है एक तरह से बेटा, तो आप एकदम से मतलब उस पर चले जाइए कि जब हम बात करते हैं धारणीयता की, तो हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर देखते हैं, संसाधन और वो विकास वाला। तो उसमें हम देखते हैं कि जो संसाधनों की जो लेकर के और धारणीयता क्या है हमारी। तो यहाँ धारणीयता बात कर रही है। धारणीयता का मतलब होता है कि हमने जो विकास को लेकर के क्या हमारी धारणीयता का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से हो कि जो आने वाली पीढ़ी, जैसे हम एक तरह से संसाधन के बारे में देखते हैं तो हम ये देखेंगे कि जैसे हम जब कोई भी जो रिसोर्स है वो आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर लें, हम भी यूज़ कर लें, मतलब इन फ्यूचर भी हम बचा के रखें और हम भी यूज़ कर पाएँ। ये इस तरह से ये क्या है, एक धारणीयता है हमारे लिए। तो हम विकास को जिस तरह की परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित हैं, कि मतलब एक विशेष देश जो हैं वो काफ़ी डेवलप्ड हैं। हम निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि विकास का स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए स्तर बना रहे। तो विकास की जो यहाँ पर अगर हम धारणीयता देखें तो देखो हर कोई चाहेगा उसका डेवलपमेंट हो। तो हमारा जो हम ये चाहेंगे कि हमारा देश मतलब और विकास करे, मतलब उसका लेवल ऊंचा हो और कम से कम मतलब इतना तो विकास कर पाएँ कि हम जो आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। तो यही हमारी विकास की क्या है, एक तरह से धारणीयता है। यह स्पष्ट रूप से वांछनीय है, लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि 20वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध से, देखो 2 चीज़ें होती है बेटा, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। उत्तरार्ध होता है मतलब जो सदी ख़त्म होने के टाइम पे आ रही, पूर्वार्ध मतलब उसकी स्टार्टिंग। तो 20वीं सदी के एंडिंग में हमने ये देखा कि वैज्ञानिकों ने ये हमें जो चैलेंज किया है, या हम कह सकते हैं कि ये हमें चेतावनी दी है कि जो वर्तमान आने वाले टाइम में विकास का जो प्रकार है या जो टाइप है उस बेस पे हम जो ये स्तर है धारणीयता नहीं है। मतलब हम आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ें, या हम कह सकते हैं कि ये लेवल इसी तरह से डेवलपमेंट का नहीं बना रहेगा। हमने विश्व को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, कि जो वर्ल्ड है या विश्व है उसको पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कि हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो विकास है हमने अपने पूर्वजों से उधार नहीं लिया, ये हमने हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है या बच्चों हैं उनसे उधार लिया एक्चुअल में। उनके लिए हमें ये सेफ रखना है, बचा के रखना है। तो विकास की धारणीयता का मतलब है कि आप एक तरह से कि जो डेवलपमेंट है वो उसका लेवल हम इस तरह से बना के रखें ताकि जो हमारा जो विकास है, आने वाली पीढ़ी का जो लेवल है, आने वाली पीढ़ी में ये लेवल जो विकास का लेवल है इसी तरह से बना रहे, कि हम इस तरह से डेवलप करते रहें या विकास करते रहें। और इसको हम ब्रीफली उसमें जो संसाधन वाले टॉपिक है उसमें जो संसाधन वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का उसमें पढ़ेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल से आपको समझा रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एक एग्जाम्पल है वाटर का है, जो भूमिगत जल है उसका है, कि पहले जो भूमिगत जल था उसका जो लेवल था वो बहुत मतलब ऊपर ही था, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे उसका लेवल बहुत नीचे जाता जा रहा है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि रीज़न ये कि हम जो संसाधनों का जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से क्या है इसका लेवल गिरता जा रहा है। क्योंकि अब हमने देखा होगा जो बोर वगैरह लगा के उससे हम पानी भूमि के अंदर का पानी वो खींचते जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा बहुत सालों के पहले अगर हम बात करें तो कुएं होते थे,
कुएं से पानी आपको देखा होगा ऊपर ही दिख जाता, कई बार तो इतना होता था कि काफ़ी सारा मतलब ज़्यादा हाइट नीचाई भी नहीं होती थी पानी के, मतलब ऊपर ही मिल जाता था पानी। आपके कई बार आपने आपके घरों में देखा होगा, आपके घर वाले कहते होंगे, दादी दादा जो भी मतलब आपके घर में बुढ़े बड़े हैं, वो उनसे कभी आपने कहानियों में इनमें सुना होगा कि पानी पहले इतना होता था कि हम थोड़ी सी हाथ से खुदाई करें और पानी ऊपर आ जाता था। तो क्या आज ऐसा पॉसिबल है? आज तो हम पता नहीं कितने नीचे खुदाई कर ले तब तक भी नहीं खुद और निकल पाता पानी, इतना नीचे इसका लेवल इतना नीचे जा चुका है पानी का। तो वही एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो जो हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उन चीज़ों को बचा नहीं पाएंगे और हमारा जो डेवलपमेंट का लेवल है वो इसी तरह से नहीं बना रहेगा। भारत में जो भूमिगत जल है उसका क्या हाल है? हाल ही के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अतिरिक्त जल के अति उपयोग होने पर गंभीर संकट हैं, कि मतलब हम बहुत ज़्यादा उपयोग करने की वजह से ये एक बहुत ही गंभीर एक तरह से कह सकते हैं चैलेंज है या संकट है। 300 जिले से सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में, कि मतलब हमें जो 300 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि पिछले जो 20 साल हैं उसमें पानी का जो लेवल है या स्तर है वो 4 मीटर से अधिक गिरावट आई, मतलब 4 मीटर से भी ज़्यादा हर साल जो है एक तरह से गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग, मतलब देश का कम से कम 1/3 जो पार्ट है वो भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहे हैं, कि मतलब जो भूमि के अंदर जो जल के भंडार हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब रीज़न क्या है इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करने का? तो देखो बेटा, सीधी सी बात है कि जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, उनकी नीडें भी बढ़ेंगी। नीड बढ़ने के लिए आपने देखा होगा पहले तो लोग मतलब 1 या 2 बार फसल करके ही, और वो भी बारिश का वेट करते थे फसल के लिए, और वो करके इंसान संतुष्ट था कि हाँ इतना मिल रहा है, उसमें खुश है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि जो आज के बाद में हमारी नीडें ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी हमारी लालच। तो हम एक ही उसमें देखेंगे कि एक ही उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए ऐसे हमने जो हरित क्रांति आई उसमें ऐसे खाद बीज यूज़ किए जिससे क्या है उनमें ज़्यादा पानी की नीड होती है, वो ज़्यादा पानी की डिमांड करते हैं। जो HBAYB वाले जो हाइब्रिड वाले जो खाद बीज हैं यूज़ किए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से भी और भी बहुत सारी एक साल में बहुत सारी मतलब फसल ले लेना, उससे भी जो हम जो सिंचाई बहुत ज़्यादा करना, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्स हैं उनका अति उपयोग मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते चले जा रहे हैं। यदि इस साधन का प्रयोग करने का वर्तमान तरीका, मतलब जिस तरीके से आज के टाइम में हम इस संसाधन का यूज़ कर रहे हैं, साधन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर जारी रहा तो अगले जो 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। कि हम जिस कंडीशन में आज है और जिस तरीके से आज इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आने वाले जो 25 सालों में देश का मतलब पूरे कंट्री का कम से कम 60% भाग है वो इसी साधन का अति उपयोग कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा होगा। अभी तो हमने देखा कि जो ये उपयोग कर रहे हैं लगभग जो 1/3, आने वाले टाइम में ये 60% हो जाएगा। भूमिगत जल का उपयोग अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में हो रहा है। मतलब आप देखोगे इस जल का उपयोग जो है भूमिगत जल का, उसका उपयोग ज़्यादातर आपने देखा हो पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। एक टाइम ऐसा था जहाँ पंजाब में सूखा होता था, वहाँ मतलब कहते हैं ना कि अकाल टाइप का रहता था, वहाँ पे मतलब बंजर पड़ी रहती थी ज़मीनें, वहाँ खेती नहीं होती। नहर के आने से और उसकी वजह से और ये जो पंप वगैरह लगने की वजह से इतनी खेती होने लगी है, तो वहाँ अति ज़्यादा उपयोग होता है इसका। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बाकी जो वाले जो एरिया है उसमें कम होता है। कृषि की दृष्टि से एक्चुअल में क्यों होता है कि वहाँ खेती बहुत ज़्यादा होती है, समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा खेती होती है। मध्य और दक्षिण भारत के जो चट्टानी पठारी जो क्षेत्र हैं, कुछ तटवर्ती क्षेत्र होते हैं, या तेज़ी से जो विकसित हो रही शहरी बस्तियों में भी ये प्रॉब्लम या ये कह सकते हैं ये सिचुएशन पाई जाती है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो लेवल एक लेडीज़ दिखा रखी है ये पिक्चर में, और इसमें आपको ये कुछ लाइनें डाल रखी है, तो ये लेवल दिखा रखे हैं कि पहले पानी का लेवल कहाँ कहाँ होता था और अब कितना डाउन जा चुका है, कि हम कितना ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं।
भूमिगत जल नवकरणीय साधन का उदाहरण है कि हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जो भूमिगत जल है वो ये नवकरणीय साधन है। देखो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नवकरणीय है, नवकरणीय क्या है एक्चुअल में, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी के जो चैप्टर है उसमें ये सारे रिसोर्स आएंगे, संसाधन आएंगे, उनमें मैं आपको ये अच्छे से मतलब समझा दूंगी, एक्सप्लेन कर लूँगी। अभी आप थोड़ा सा समझ लो कि नवकरणीय वो संसाधन होते हैं जो हम उनको फिर से बना सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, वो उनको हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं, जिनको हम फिर से बना सकते हैं मतलब एक तरह से। लेकिन अनवकरणीय ऐसे होते हैं जिनको नहीं बना सकते। अब आप कहोगे कि भूमिगत जल कैसे बनाएंगे? हाँ, उसका लेवल बढ़ सकता है, जैसे बारिश के पानी से, या उसको हम रोक करके मतलब जैसे खेतों में डाल के, मतलब जिस हिसाब से जो उसका छतों से पानी बह के जा रहा हो, गटर में, नालों से जो भी है, उसको हम खेतों की तरफ मोड़ दें, या भूमिगत जो लेवल है उसका वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो ये नवकरणीय मतलब बारिश के पानी से, इससे हम उसको ग्रोथ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो इसकी प्रोसेस होती है वो बनने की, वो बहुत धीमी होती है, लेकिन हमारे जो यूज़ करने की प्रोसेस होती है वो तो बहुत स्पीड में होती है। तो फिर बैलेंस कैसे होगा कि आप कहो कि नहीं ये जो रिसोर्स है ये तो फिर से बन सकता है, तो जितना मर्जी चाहो उतना यूज़ करो? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी प्रोसेस है वो बनने की बहुत धीमी है। भाई बारिश होगी तभी तो उसका लेवल बढ़ेगा, जो भूमि के जल का लेवल बढ़ेगा। या फिर क्या करोगे आप कहीं से कि नहीं पानी लेकर और डाल दो, मतलब शहरों से या समुद्रों से, या समुद्रों से पानी लेकर? नहीं, उससे भूमिगत जल नहीं बढ़ेगा। बारिश का पानी आएगा तभी तो भूमिगत जल बढ़ेगा, तो बनने में टाइम लग जाएगा। लेकिन तब तक हम क्या कर चुके थे, अंदर का पानी बहुत यूज कर चुके होते, तो वो लेवल तो नीचे डाउन जाता ही जाएगा ना। हम जैसे आप पौधों को देखो कि हम पौधे काट लेते हैं, नहीं, ये तो पौधे फिर से लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि सारे काट के बैठ जाएंगे, क्योंकि भाई वो पेड़ एक लगाएंगे तो उसको बढ़ने में भी तो टाइम लगेगा, 1-2 साल तो उसको बड़े होने में लगेंगे ही, उतना टाइम तो वो लेगा ही। बट हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी यूज़ करने की स्पीड जिस लेवल से है उस लेवल से इनकी बनने की स्पीड तो नहीं है। फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती रहे, मतलब प्रकृति ही है, नेचर ही ना बनाती है। अब हम तो नहीं बना सकते ना पानी और ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही है पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे हैं। अब आगे गैर नवकरणीय साधन। गैर नवकरणीय साधन वो होते हैं जिनको हम मतलब नहीं, फिर से नहीं बना सकते या पुनः पूर्ति नहीं कर सकते, जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। कुछ साल यूज़ करो उसके बाद वो ख़त्म। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है कि जो यहाँ हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उस पर ये जो साधन है इनका जो भंडारण है वो एक निश्चित उसमें है संख्या में, मतलब निश्चित ये कह सकते हैं निश्चित क्वांटिटी में है। इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती कि इनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती, और कई बार हमें ऐसे रिसोर्स भी मिल जाते हैं जिन्हें हमें पहले से ही नहीं पता होता, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। नए स्रोत भंडार में वृद्धि करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी क्या हो जाते हैं, हमारे समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम ज़मीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह गैर नवकरणीय साधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो कि ये एक ऐसा संसाधन है जो ख़त्म हो जाएगा, गैर नवकरणीय, लेकिन हमें ऐसे रिसोर्स मिल सकते हैं, स्रोत मिल सकते हैं जिनकी हमें पहले से इन्फॉर्मेशन ना हो और बाद में हमें पता चले। इसके लिए हम हर समय क्या है, खोज चलती रहती है। यहाँ एक आपको वो दिखा रखी है, इंडेक्स दिखा रखी है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मतलब यूज़ किस तरह से कर रहे हैं और उस हिसाब से कितने सालों तक वो हमारे रिसोर्स चल सकते हैं, उससे ये दिखा रखा है आपको कि किस कंट्री के पास, पूरे विश्व का भी दिखा रखा है, यहाँ पे हज़ारों मिलियन बीटल में दिखा रखा है। तो ये एक सारणी दे रखी है इनके ऊपर। ये जो तालिका है वो कच्चे तेल के भंडार के अनुमान दर्शा रही है आपको कि ये हमने एक अनुमान जो हमारी अजम्पशन कि हम इतना यूज़ करेंगे हैं कि मतलब इतना हमारे पास रिसोर्स है और वो इतने साल तक ये चल सकता है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे, कि मतलब जिस स्पीड से हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहे तो ये भंडार कितने वर्ष तक चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों में देखिए ये सारी चीज़ें हैं वो संपूर्ण विश्व के लिए है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग जो स्थितियाँ हैं, सिचुएशन अलग अलग हैं।
यह भंडार केवल 50 वर्षों में क्या है, समाप्त हो जाएंगे, केवल 50 साल तक चलेंगे, उसके बाद ये खत्म। भारत जैसे देश इनके आयात पर निर्भर है। भारत जैसे कंट्री तो इनके आयात पर डिपेंड है कि दूसरे कंट्री हमें जो भेजेंगे हम उनसे मंगवाएंगे, उसी पे हम क्या है, डिपेंड हैं। हमारे पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है, मतलब इंडिया के पास नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जो प्रत्येक पर भार पड़ता रहता है, मतलब उससे और भी जो सब पे भार पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार है, कि ऐसे कंट्री हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका वगैरह, उनके पास तो कुछ तो भंडार तो है, लेकिन कम है। लेकिन वे इसे सैन्य शक्ति, जो आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की जो धारणीयता का प्रश्न है, वो इसकी प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय जो है वो खड़े कर दिए हैं, और इसके बारे में जो आने वाला जो टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हैं, अब तक आपके जो टॉपिक हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। जो पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। अब हम इसका थोड़ा सा एक तरह से कंक्लूजन देख सकते हैं कि जो पर्यावरण में जो जिस तरह से गिरावट आ रही है, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो राष्ट्र और राज्य की सीमाओं का कभी ख्याल ही नहीं करते, और यह एक क्षेत्र या देशगत नहीं रह गया है। मतलब हम जब बात इसकी कर रहे हैं कि कोई किसी एक रीजन या देश की बात नहीं चल रही है यहाँ पर्यावरण में गिरावट की वजह से, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। जब हम सबका जो भविष्य परस्पर क्या है, जुड़ा हुआ है, फ्यूचर जुड़ा हुआ है हम सबका एक दूसरे से। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का एक नया क्षेत्र है, कि जो ये विकास की धारणीयता है वो तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का एक नया एरिया है, नया क्षेत्र है। कैसे कि अगर हम विकास की धारणीयता को फोकस करेंगे तो हम कोई भी चीज़ आने वाली पीढ़ी तक के लिए बचा के रखेंगे, अगर ये चीज़ हमने ध्यान में रखी तो। जिसमें हम क्या सोचेंगे, जो है वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री या दार्शनिक या अन्य जो सामाजिक वैज्ञानिक है, मिलजुल कर काम करेंगे, एक साथ मिल के काम करेंगे। विकास या प्रकृति का प्रश्न हमेशा चलने वाला है, कि जो विकास है और प्रकृति है वो उसका प्रश्न हमेशा चलता रहेगा। विकास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि डेवलपमेंट की बस ख़त्म हो गया, वो चलता रहता है, कंटिन्यूएशन में रहता है। देखो आप, वृद्धि का एक लिमिटेड एरिया होता है कि वो तो एक टाइम पीरियड में आके रुक जाती है और इतने एक क्राइटेरिया तक ही बढ़ती है, लेकिन विकास कोई ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। डेवलपमेंट हमारा बढ़ता रहता है, इसका एरिया ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा है। हर व्यक्ति में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते, कि हमें इंडिविजुअल स्तर पर भी और जो समाज के हम मेंबर होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, कि हम आने वाले टाइम पीरियड में कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कि हम किस तरह से डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कि हाँ इस तरह से यूज़ करें कि आने वाले टाइम में हमारे रिसोर्सेज ना बचें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए विकास की धारणीयता भी ज़रूरी है। हम क्या बनना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, इसलिए विकास पर बहस हमेशा चलती रहेगी। ये बहस अभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये हमेशा चलती रहेगी। तो ये वाला चैप्टर बच्चों इस तरह से हमारा ख़त्म हो जाता है। जो विकास वाला चैप्टर है उसमें हमने एक एक लाइन को पढ़ा था, हमने एक एक पॉइंट कवर किया था। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्सरसाइज दे रखे हैं आपकी बुक की। ये सारे क्वेश्चनों के आंसर, ये सारे के जो सॉल्यूशन है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाले हुए हैं, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स भी हैं। देखो बच्चों, आप कितना भी मतलब मैं एक्सप्लेन कर लूँ, वो चीज़ें एक्सप्लेन करने से समझ में आ जाएंगी, लेकिन NCERT हमने क्यों रीड करी लाइन टू लाइन, उसका रीज़न ही यही था, क्योंकि जब तक आप NCERT नहीं पढ़ोगे, रीड नहीं करोगे, चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब अगर आप लोग मेरी वीडियो ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी और आपको इस चैप्टर को याद करना भी आसान हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों ध्यान से वीडियो देखें, और जब वीडियो देखें तो प्लीज़ वहाँ कोई शोर शराबा ना हो और अच्छे से ध्यान से सुने। थैंक यू बच्चों।